फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज और आज इस वीडियो में हम अपने YouTube के कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा एक फेसबुक ग्रुप है नीट यूजी गुरु के नाम से। आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड एमसीक्यूज। इस ग्रुप पे इस एनसीईआरटी के जो बेस्ड एक्सक्लूसिव एमसीक्यूज आपको इस नीट यूजी गुरु जो हमारा फेसबुक ग्रुप है उसमें मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सर क्या रशिया से एमबीबीएस कर सकते हैं? बिल्कुल। आप इंडिया के बाहर चाहें, काफी कंट्रीज हैं जहां से लोग अक्सर एमबीबीएस करने जाते हैं, जिनमें रशिया एक है। चाइना से भी करने जाते हैं लोग, उसके बाद फिलीपींस से करते हैं, आर्मेनिया से करते हैं। तो आपको जो भी कंट्री ठीक लगती है, पहले थोड़ा रिसर्च कर लें और जो भी कंट्री है वहां से जाके आप एमबीबीएस कर सकते हैं। एमबीबीएस करने के बाद आपको इंडिया में आके उनका एक एग्जाम देना होगा, जिसको एफएमजी एग्जाम बोलते हैं, और वो क्लियर करने के बाद आपको यहाँ पे लाइसेंस मिल जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सर मेरी एज 24 है, इस बार नीट हो जाएगा क्लियर, एमबीबीएस कंप्लीट 30 तक होगा, उसके बाद जॉब वगैरह में क्या एज की कोई बैरियर है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, जॉब में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हमारे साथ काफी सारे बच्चे थे जिन्होंने की 29 और 30 की एज पे एमबीबीएस पास किया, तो कोई खास दिक्कत तो उन्हें कभी नहीं आई। क्योंकि ज्यादातर जो एज लिमिट होती है, जो क्योंकि आप पहले तो आप एमबीबीएस कर लेते हैं। एमबीबीएस करने के बाद अगर आप एमबीबीएस नहीं भी करना चाहते तो जितनी भी एमओ की जॉब है या फिर जेआर की जॉब है, वहां पे एज लिमिट मतलब 30 से तो ऊपर ही रहती है। लाइक कहीं कहीं पे 35 रहेगी, कहीं पे 40 रहेगी, और गवर्नमेंट जॉब्स जो होती है उनमें तो 40 की एज लिमिट अक्सर रहती ही है, तो उतनी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं तो भी कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, एज कभी भी बहुत बड़ा बैरियर नहीं है। देखिए, कहीं कहीं हो सकता है कि बहुत 1% चांस हो सकता है कि किसी किसी इंटरव्यू में आप रह जाओ, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, कहीं ना कहीं जॉब आपको पक्का मिल जाएगी। अपोलो जैसे हॉस्पिटल में एमबीबीएस के बाद प्राइवेट नौकरी मिल सकती है क्या? बिल्कुल। अपोलो क्या, अपोलो हो गया या कोई भी और प्राइवेट हॉस्पिटल हो गया, जैसे कि मेदांता हो गया, फोर्टिस हो गया, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गया, आपको एमबीबीएस करने के बाद जॉब तो लगभग सभी को मिल ही जाती है जीआरसी। प्राइवेट में तो और भी आसान है। सर मैं कोलकाता से हूँ एंड इट विल बी माय फोर्थ अटेम्प्ट एट नीट। लेकिन लास्ट कुछ दिनों से मैं यूट्यूब में देख रहा हूँ कि बहुत सारे डॉक्टर, सम ऑफ देम आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, बोल रहे हैं कि एमबीबीएस इज नॉट वर्थी एनीमोर, एंड एमबीबीएस के बाद गवर्नमेंट जॉब तो छोड़, एक प्राइवेट नर्सिंग होम से मिनिमम 50 से 60 हजार रुपए पर मंथ भी कमाना मुश्किल हो जाएगा। सो सर प्लीज से समथिंग अबाउट दैट, बिकॉज मेरा और मेरे पूरे फैमिली का होप जुड़ा है इसके साथ। देखिए, इनका बोलना है कि ये इनका फोर्थ अटेम्प्ट है और इनको लगता है कि इनका नीट में सिलेक्शन इस साल हो जाएगा। बट ये कुछ यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख रहे हैं, जो कि काफी सारे जो स्टूडेंट हैं वो वेस्ट बंगाल से हैं, वो बोल रहे हैं कि 50 से 60 हजार रुपए पर मंथ कमाना भी बहुत टफ है एमबीबीएस के बाद। तो देखिए, मैं बोलूंगा कि आप किसी की बातों पे मत जाओ। सबसे पहला तो आप एक काम करो कि आप ना, अगर आपके पास कोई मेडिकल कॉलेज है, हालांकि ये काम करना टफ है थोड़ा सा, क्योंकि पता नहीं आपको कोई रिस्पॉन्स करेगा कि नहीं, पर कोई अगर मेडिकल कॉलेज है या कोई हॉस्पिटल, तो वहां पे कोई जूनियर रेजिडेंट से अगर आपकी बात हो सके किसी एमबीबीएस डॉक्टर से, तो आप उससे जाके एक बार बात करो, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि वो कितने कमा रहा है। जहां तक वेस्ट बंगाल का है, मुझे शायद वहां पे हो सकता है सैलरी थोड़ी कम हो, या फिर ये एक सबसे बड़ी बात तो ये कहती है, जो जो ये यंग डॉक्टर्स होते हैं ना, जो एमबीबीएस वाले होते हैं, कभी कभी क्या होता है, इनकी उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं, तो ये फ्रस्ट्रेट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि इतने पैसे कमाना कोई बड़ी बात है, मुझे नहीं लगता कि मेडिकल साइंस में आने के बाद 50 से 60 रुपए महीने कमाना कोई बहुत बड़ी बात है। यहाँ नॉर्थ इंडिया में तो बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है, यहाँ के हमारे जितने भी जेआर है आप आके मिल सकते हो। अगर आप चाहो तो मैं स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में आप आके मिल लो, मैं मिलवा दूंगा, हर जेआर की सैलरी 1 लाख के ऊपर है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा क्या है कि आप वो भी छोड़ो, आप एक कॉमन सेंस लगाओ। ठीक है, कॉमन सेंस क्या है, सपोज करो अगर ये बात सच है कि एमबीबीएस अब ज्यादा फायदे की चीज नहीं है, तो जब भी कोई भी ब्रांच ऐसी होती है, एक टाइम में इंजीनियरिंग के साथ ऐसा हुआ था, जब इंजीनियरिंग के बहुत ज्यादा प्राइवेट कॉलेज खुल एक बार हो गए थे, तो काफी सारे कॉलेज में सीट्स ना वैकेंट जाना शुरू हो गई थी। मैं अभी भी जानता हूँ ग्रेटर नोएडा, मुरादाबाद में कुछ कॉलेजेस को तो मैं जानता हूँ जहाँ पे इंजीनियरिंग में काफी काफी कम एडमिशन हुए थे। तो जब भी कभी ऐसा होता है कि किसी भी ब्रांच की जो सीट्स हैं अगर वो खाली जाने लग जाए, तब एक आइडिया लग जाता है कि भाई इस चीज के वैल्यू नहीं रही। और मैं आपसे शर्त लगा के बोल रहा हूं, आप देख हर साल नोटिस करना, अभी तक ऐसा टाइम नहीं आया कि एमबीबीएस की कोई सीट खाली जाए। मुझे लगता है सरकारी कॉलेज की तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी, इवन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की भी मुझे नहीं लगता कोई भी सीट एमबीबीएस की खाली जाती होगी। अगर आप सपोज करो कि भाई आपको लग रहा है कि एमबीबीएस से कोई फायदा नहीं है, तो आप एमबीबीएस सपोज करो आपको मिल रही है, तो आप एमबीबीएस मत ज्वाइन करना, ठीक है। और आप देखना, अगर आप एमबीबीएस नहीं ज्वाइन करोगे तो आपके पीछे वाला बड़ी खुशी से उस एमबीबीएस को ले लेगा।
इवन हो सकता है किसी और इंसान का भला हो जाए। आप एमबीबीएस नहीं लेना चाहते, कोई बात नहीं, पर ये बात याद रखना, कोई ना कोई सीट को जरूर उठाएगा, वो खाली नहीं जाने वाली है। एमबीबीएस के अभी इतने बुरे दिन नहीं आए कि एमबीबीएस की सीट खाली चली जाए। जिस दिन ऐसा हो जाए कि एमबीबीएस की सीट आपको वैकेंट मिलने लग जाए, खाली छोड़ दें लोग, तब समझ लेना कि शायद एमबीबीएस के बुरे दिन आ गए। सर कैन आई प्रैक्टिस इन टू स्टेट साइमल्टेनियसली? हाँ, प्रैक्टिस कर सकते हैं दो स्टेट्स में। आपको उन दोनों स्टेट्स में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। बट हाँ, आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप दो गवर्नमेंट जॉब एक साथ नहीं कर सकते डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। इवन एक सेम स्टेट्स में भी दो डिफरेंट जगह पे गवर्नमेंट जॉब कभी नहीं की जा सकती। सर मैं क्लास 11th में फेल हो गया हूँ और अब मैं एनआईओएस का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्टडी, शायद इसका फुल फॉर्म होता है, मतलब इसको बोलते हैं ओपन से एमबीबीएस, वो 12th करना। तो एनआईओएस से क्लास 12th करना चाहता हूँ, तो क्या मैं नीट के पेपर देने के बाद एमबीबीएस का कोई भी कोर्स कर सकता हूँ, या फिर बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीएससी एक्सेट्रा कोर्स कर सकता हूँ, या फिर मैं 11th 12th रेगुलर स्कूल सीबीएसई बोर्ड से ही करनी चाहिए प्लीज? देखिए, जहां तक मुझे पता है, शायद जो नीट के लिए जो एलिजिबिलिटी का एक क्राइटेरिया है, उसमें यह है कि आपकी जो 11th 12th है ना, वो रेगुलर से होनी चाहिए, मतलब सीबीएसई बोर्ड से होनी चाहिए रेगुलर, ना कि ओपन ओपन होनी चाहिए। तो ओपन वाले जो होते हैं उनको शायद वो नीट वो लोग नहीं देते हैं। तो मैं तो ये बोलूंगा कि आप जो अपनी रेगुलर 11th 12th रेगुलर से ही कीजिए। हाउ अ 9th क्लास स्टूडेंट प्रिपेयर फॉर नीट? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, 9th क्लास तो बहुत ही अच्छा टाइम है नीट के लिए शुरू करने का। तो 9th में आपको क्या है कि भाई आपके पास एक तो साइंस सब्जेक्ट होता है, मैथमेटिक्स होती है, तो आप इन सब्जेक्ट्स पे ध्यान दीजिए। और मार्केट में सर्च कीजिए, काफी सारे कुछ ना कुछ बुक्स आपको एमसीक्यूज वाली बुक मिल जाएंगी, इसमें 9th और 10th के एमसीक्यूज साइंस के दे रखे होंगे, तो उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। टीचर्स की हेल्प लीजिए, पेरेंट्स की हेल्प लीजिए, या फिर किसी सीनियर की हेल्प लीजिए, बट आप एमसीक्यूज सॉल्व करना शुरू कीजिए 9th से, तो बहुत फायदा होगा आपको। पीजी में अटेम्प्ट की लिमिट होती है क्या? जितना मुझे पता है अभी तक तो पीजी में एज लिमिट कोई ऐसी है नहीं अटेम्प्ट की। सर मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ और सर मुझे वाइवा और केस प्रेजेंटेशन से डर लगता है। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं 6 प्रोफेसर के साथ 150 स्टूडेंट के सामने प्रेजेंटेशन दे सकूं। देखिए, ये तो सेम सिचुएशन है, लगभग हर मेडिकल स्टूडेंट के साथ होती है, मेरे साथ भी हुई थी। जब मैंने अपनी फर्स्ट प्रेजेंटेशन दी थी तो बड़ी दिक्कत हुई थी। और उस समय मैं एक साइकेट्रिक डॉक्टर से मिला था। साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो दिमाग के, जिनको हम लोग मनोचिकित्सक बोलते हैं। तो जब मैं अपने साइकेट्रिस्ट के पास गया तो उनको भी हंसी आई, और उन्होंने बोला कि उनको भी ये दिक्कत आई थी जब उन्होंने शुरू में अपना केस का जो ये अपना देना शुरू किया था। तो देखो, ये जो केस प्रेजेंटेशन होता है जो सबके सामने दिया जाता है, जिसको सेमिनार बोलते हैं, तो वो ऑब्वियसली जब पहली बार दोगे ना तो बहुत दिक्कत होगी। बट मैं फिर भी बोलूंगा उसमें डरने की दिक्कत नहीं है। आप जब शुरुआत करोगे ना तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, जैसे आप प्रेजेंटेशन आगे चलती चली जाएगी ना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप क्या करना, आप उसको पहले से ही ना अच्छे से प्रिपेयर कर लेना अपने रूम पे ही। और रूम पे प्रिपेयर करके वो शीशे के सामने, एक मिरर के सामने खड़े होकर ऐसा एज्यूम करना कि जैसे आप क्लास में हो, और उसको प्रैक्टिस कीजिए बार बार। ये करने से ना आप काफी कॉन्फिडेंट हो जाओगे और आपको दिक्कत नहीं होगी। और एक बात मैं बता रहा हूँ, जो भी केस आप प्रेजेंट करने जा रहे हो, अगर उसकी आपको थॉरो नॉलेज है, आपने पढ़ाई अच्छे से की है, तो देखना आप अच्छा ही दोगे। और अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रही है तो आप अपने कॉलेज में जो जो साइकेट्रिस्ट होते हैं उनसे एक बार मिल लीजिए, वो पक्का आपको हेल्प कर देंगे। I am getting 584. Should I take BDS college and take partial drop and prepare for next year, or take private college and continue from there? तो इनका बोलना है कि इनको 584 मार्क्स आ रहे हैं और इस बार इनको ये बीडीएस लेके फिर से तैयारी करना चाह रहे हैं। तो देखिए, ये इसमें इन्होंने ये नहीं बताया कि इनका कौन सा ड्रॉप है, बट ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि अगर उन्हें एमबीबीएस नहीं मिल रहा है तो कुछ लोग जिनको जो पूरा ड्रॉप नहीं देते, वो बीडीएस या फिर कोई और कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं और फिर से प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे ये बोलूंगा कि अगर आपके कम अटेम्प्ट है, जैसे कि बस एक ही बार अगर आपने एग्जाम दिया है, तो आप पूरा पूरा ड्रॉप भी ले सकते हैं। बट आपके ज्यादा ड्रॉप हो चुके हैं, लाइक 2 2 3 ड्रॉप हो चुके हैं, फिर आप बीडीएस ज्वाइन कर लीजिए और वहां से पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं। बट एक आपको पढ़ाई अच्छे से करनी होगी। सर मुझे एक आंख से कम दिखता है और दूसरी आई से 100% दिखता है, क्या मैं एमबीबीएस के लिए एलिजिबल हूँ? देखिए, इसका एक क्राइटेरिया होता है, मैं अभी तो श्योर नहीं हूँ क्या है। बट जब आप एमबीबीएस में एडमिशन लोगे ना, तो किसी भी कॉलेज में जाओगे, वहां पे आपका मेडिकल टेस्ट होगा, और उस मेडिकल टेस्ट में वो आपकी कलर ब्लाइंडनेस चेक करेंगे और वो आपका विजन भी चेक करेंगे। तो मैं बोलूंगा कि आप जहां भी रहते हैं, वहां पे जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहां के आई डिपार्टमेंट में जाके या वहां के सिविल सर्जन से मिलके आप अपनी आंखें टेस्ट करा लीजिए, वो आपको अच्छे से गाइड कर देंगे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।